डियर स्टूडेंट्स, पीछे कुछ लेक्चर्स में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में या उपसहसंयोजक यौगिक आप जिसमें बोलते हो उसमें हम बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि उनके मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है। तो इसके लिए हमने ये पढ़ा था कि पॉलिंग ने कुछ इनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनके आधार पर उसने मेटल लिगेंड बॉन्ड की प्रकृति और ज्योमेट्री को निर्धारित करने के लिए बताया था। उसने क्या कहा था कि इनमें जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग होती है और इसके कारण मेटल आयन, फ्री मेटल आयन और कॉम्प्लेक्स में कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट या चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसके मान में डिफरेंस आ जाता है। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अधिकतर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। ये मैं आपको लास्ट टाइम पे बता चुकी हूँ और आपको मैं नोट से प्रोवाइड कर चुकी हूँ। और ये उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो मेटल होती है वो क्या करती है, पहले समान ऊर्जा के जो कक्षक हैं कुछ वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल करवाती है और ये डी ऑर्बिटल और जो मेटल के पास एस और पी ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करते हैं और नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और उसमें लिगेंड के साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। और उस समय मैंने आपको बताया था कि जो मेटल है वो दो तरीके से डी ऑर्बिटल्स को यूज कर सकती है। एक तो होती है उसकी अंदर 3D और जो सेंट्रल मेटल आयन होती है, यदि ट्रांजिशन मेटल आयन है तो एक तो उसके पास अंदर वाले ऑर्बिटल होते हैं डी ऑर्बिटल जिसको अपन 3D बोलते हैं और एक बाहर वाले होते हैं जिसको अपन 4D बोलते हैं। तो अंदर वाले यदि ऑर्बिटल यूज करके DSP हाइब्रिडाइजेशन करती है तो इसको अपन बोलते हैं इनर ऑर्बिटल या कोवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन पेयरिंग या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और यदि बाहर वाले यानी 4D ऑर्बिटल को यूज करती है तो वो कहलाते हैं आपके हाई स्पिन और आयनिक कॉम्प्लेक्सेस और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। अब हम इसको 1 by 1 पढ़ते हैं। ठीक है। ये हमने देखा है, ये लास्ट टाइम पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि अधिकतर जो कॉम्प्लेक्सेस है उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है। और ये लास्ट टाइम पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मेटल है उसके जो dx² y² और dz² यानी इजी जो ऑर्बिटल है वो कहाँ पे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल के कोनों पे स्थित होते हैं और वहां से वो लिगेंड से जब ओवरलैपिंग करते हैं तो यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो मेटल है उसके पास उसके इजी ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। ठीक है। तो हम ये देखते हैं यार, यदि मान लीजिए आपके पास D0, D1, D2 और D3 यदि कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या करेंगे, हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे सभी धातु आयनों में दो खाली कक्षक यानी N-1D कक्षक जिसको अपन क्या कहेंगे EG कक्षक के खाली होंगे, NS कक्षक और NP कक्षकों के साथ संकरित होने के लिए उपलब्ध होते हैं। ये खाली कक्षक संकरित होकर 6 इक्वल एनर्जी के D2sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। इसको यदि अपन और डिटेल में देखिए, मैंने आपको यहाँ समझाया हुआ है। ये आपके पास मान लीजिए मेटल आयन है जिसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है D0। D0 किस किस का हो सकता है, स्कैंडियम +3 का हो सकता है, टाइटेनियम +4 का हो सकता है और वेनेडियम +3। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे, D0 होंगे क्योंकि अपन D ऑर्बिटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ के आ चुके हैं और इसमें मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। ठीक है। तो इनमें क्या है, D0 है कॉन्फ़िगरेशन। अब D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो देखिए इसमें T2G, D ऑर्बिटल के तीनों तो T2G और दोनों इजी यानी पांचों की पांचों D ऑर्बिटल खाली हैं, S भी खाली है और P भी खाली है। तो आराम से D2 यानी इजी sp3 चार तो आपके, 3 तो आपके 4p ऑर्बिटल, एक 4s और 2 इजी D ऑर्बिटल के कक्षक जो है आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन किसका हो सकता है, टाइटेनियम +3 का। इसमें भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, T2G में होगा, EG इलेक्ट्रॉन खाली है, ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन होकर क्या बना लेंगे, D2sp3।
यदि आपके पास D2 कॉन्फ़िगरेशन है, किस किस का हो सकता है? टाइटेनियम +2 और वैनेडियम +3 का। तो इसमें भी क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? T2G में आ जाएंगे। Eg आपके पास फिर खाली है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए जैसा मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, Eg ऑर्बिटल का खाली होना मस्ट है। वेकेंट Eg ऑर्बिटल इज मस्ट, ठीक है, या Eg ऑर्बिटल शुड बी वेकेंट। D3 कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी देखिए 3 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? T2G में आ जाएंगे। आपके पास फिर कैसा है? Eg ऑर्बिटल खाली है। तो आप क्या कह सकते हो कि इन विन्यास वाले परमाणु आयनों में खाली परमाणु कक्षकों के संकरण से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे Eg ऑर्बिटल खाली है, तो ये संकरण में भाग ले रहे हैं। T2G ऑर्बिटल कक्षक, T2G और कक्षक जो है भाग नहीं ले रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन किस में है? T2G कक्षक में तो अयुग्मित है। तो जब ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इनकी चाहे वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, फ्री मेटल में और कॉम्प्लेक्सेस में, इनके चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मूवमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये जब कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, D0, D1 और D3 कॉन्फ़िगरेशन वाले जब कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो फ्री मेटल आएगा और कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मूवमेंट सेम रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास है D4, D5 और D6, ठीक है। तो D4 में देखिए 3 तो T2G में आ गए। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे इनमें जाएगा, Eg कक्षक में जाएगा। यहाँ पे ये 2 होंगे Eg, है ना। ये तो आपके T2G है, ये ऊपर लिखा हुआ है, और ये आपका Eg है, ये 4s है और ये 4p है। तो अब इसमें क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन Eg में गया। D5 आयरन प्लस या मैग्नीज +2, ये तो मैग्नीज +2 तो वेल नोन है। इसमें भी क्या होगा? इसमें पांचों, 3 तो T2G में आ गए और 2 के पास कोई चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जितने भी अवेलेबल ऑर्बिटल हैं उसमें सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, और जब वो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, और जब वो पूरे भर जाते हैं तब उसके बाद पेयरिंग शुरू होती है। तो अभी पहले क्या करेंगे? सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। फिर D6 कॉन्फ़िगरेशन, आयरन +2 और कोबाल्ट +3, इनका क्या होता है? D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें देखिए पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करा? सिंगली ऑक्यूपाइड हुआ। अब छठे इलेक्ट्रॉन के पास कोई चारा नहीं है, इससे वो क्या करेगा? यहाँ के पेयरिंग हो जाएगी। तो D0, D4, D5 और D6 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो मेटल आयन है, उनमें यदि अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखें, तो इसमें क्या होगा? इसमें खाली Eg कक्षक उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि इनकी ज्योमेट्री तो हो रही है ऑक्टाहेड्रल, तो अब इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए क्या है कि इनको Eg कक्षक खाली कराने पड़ेंगे, वेकेंट कराने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे कि Eg ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे और ये Eg इलेक्ट्रॉन आपके पास खाली हो जाएगा। और खाली होने के बाद ये क्या करेंगे कि D2 या D2sp3 संकरण में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस तरीके के रीअरेंजमेंट के लिए अपने को कुछ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो अपन वो देखेंगे उसमें कैसा होता है ना। अब पहले अपन इसका एक एग्जांपल देके समझते हैं कि होता कैसे। देखिए, तो इसके लिए मैं सिंपल सा भी आपका एग्जांपल ले रही हूँ। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से सारी चीजें आपको बच्चों समझ में आ जाएगी कि आपका आउटर स्फीयर क्या होता है, इनर स्फीयर क्या होता है, या स्पिन पेयर्ड क्या होते हैं, स्पिन फ्री क्या होते हैं, या Eg ऑर्बिटल कैसे अवेलेबल होता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यदि एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल है CONH3 होल 6 +3, यदि अपन इस कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल में आप देखिए, इस कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल में सेंट्रल मेटल आयन कौन सी है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन सी है, इसमें
कोबाल्ट। कोबाल्ट यहाँ किस में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट यहाँ मौजूद है। ठीक है, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 का मतलब है इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 3d7 और 4s2 और 4p इसके पास पूरा का पूरा वेकेंट होता है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, समझाती भी जाती हूँ। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट इन ग्राउंड स्टेट, कोबाल्ट इन ग्राउंड स्टेट। तो अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये तो हो गया आपके 3d, ये हो गया आपका 4s और ये हो गया आपका 4p। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 3d7 और 4s2 और ये 4p इसका वेकेंट है। ये हो गया कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अब अपन क्या लेंगे, कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, 2 तो इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s वाले और 1 इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा। तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, एक D6 कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। और तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ये सॉरी 4s आपका वेकेंट हो गया और ये 4p तो वेकेंट है ही आपका। ठीक है, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। अभी भी देखिए, अभी भी क्या है, इसके Eg ऑर्बिटल फ्री नहीं है। ठीक है, तो इसके Eg ऑर्बिटल फ्री करने के लिए अपने पास 2 कंडीशन है। इसके ऑर्बिटल फ्री करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए इसके पास 2 कंडीशन है। या तो किसी तरीके से ये ऑर्बिटल अपन खाली करवा ले, या फिर इसके जो बाहर वाले यानी 4d जो ऑर्बिटल होगा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो अब अपन को ये कैसे पता चलेगा, मान लीजिए अपन यदि इसके ये ऑर्बिटल खाली करवाएं, इसके ये ऑर्बिटल खाली करवाने के लिए क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो इसके लिए अब ये देखिए, अब अपन क्या कर रहे हैं, हुंड्स रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हुंड रूल क्या कहता है, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं और जब सारे ऑर्बिटल भर जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेयरिंग शुरू होती है। लेकिन यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे अपन कोबाल्ट इन हाइब्रिड स्टेट, तो क्या करेगा ये देखिए, ये 1 2 3 4 एंड 5 ये तो है ही पेयर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो ये क्या हुआ, 4s वेकेंट हो गया और ये 4p वेकेंट हो गया। अब आपके पास क्या, ये 2 Eg ऑर्बिटल फ्री है, 4s फ्री और ये 4p फ्री है। तो अपन को जो चीज चाहिए था, अपने को 2 Eg ऑर्बिटल फ्री चाहिए थे वो मिल गए और अपने को s ऑर्बिटल फ्री है, p ऑर्बिटल फ्री है। लेकिन देखिए अपन हुंड्स रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, हुंड्स रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे हुंड्स रूल के अगेंस्ट जाने के लिए अपने को एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब अपन कंपैरिजन करेंगे कि हुंड्स रूल के अगेंस्ट जाने के लिए अपने को एनर्जी चाहिए और ये जो वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाते हैं इसके कारण क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाने में भी एनर्जी फ्री होती है। तो कौन सी एनर्जी ज्यादा है, जो एनर्जी ज्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पे यदि बॉन्ड बनाने के लिए अपन को जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा एनर्जी यदि हमें यहाँ मिल जाती है,
ठीक है, तो अपना ये सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि ये जो इसका एक और एग्जांपल, इसका एक तरीका और है कि यहाँ पे देखिए सारी की सारी क्या पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने से ये कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। और जब अपन कोबाल्ट को CuNH3 होल 6 में देखते हैं, हेक्सामीन कोबाल्ट में देखते हैं, तब भी क्या होता है, ये डायमैग्नेटिक होता है। इसका मतलब अपना ये पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, इन कोबाल्ट इन D2 कोबाल्ट इन D2sp3 हाइब्रिड स्टेट। तो क्या होगा, ये D, ये S और ये 3p, ये मिलके क्या बना लेंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके ये बना लेंगे। तो अब अपने पास ये, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब अपने पास क्या होगा, ये ऑर्बिटल अपने को मिल जाएंगे। कौन कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे अपने को, ये देखिए 1 2 3, ये तो अपने क्या हो गए, पेयरिंग वाले हो गए। और ये अब अपने पास क्या होंगे, इक्वल एनर्जी के अपने को हाइब्रिडाइजेशन होके अब क्या होगा, इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। और ये D2sp3 ये हो जाएगा D2sp3 D2sp3 या अपन कहेंगे D2sp3 और ये D2sp3। अपने को क्या मिल गया, सेम एनर्जी के 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए। और ये कैसे अपने वेकेंट ऑर्बिटल है। अब इस वेकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा, अब आप लिख सकते कोबाल्ट इन CuNH3 होल 6 + 3। अब इन वेकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा, ये तो आपने देखिए क्या हो गए, ये तो सिंपल वाले हो गए। इसमें जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, एक एक लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 ने लोन पेयर डोनेट किया, यहाँ पे NH3 ने लोन पेयर डोनेट किया, यहाँ पे NH3 ने लोन पेयर डोनेट किया और यहाँ पे NH3 ने लोन पेयर डोनेट किया। ठीक है, तो ये बन गया आपका CuNH3 होल 6 + 3। मतलब क्या है कि यहाँ पे आप अपन ये देखें, हुंड-सूल के अगेंस्ट अपन जा रहे हैं, तो हुंड-सूल के अगेंस्ट जाने के लिए अपने को एनर्जी चाहिए। लेकिन यहाँ पे NH3 जब इसको लोन पेयर देके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रही है, तब क्या हुआ, इस बॉन्ड में एनर्जी निकल रही है। तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतनी एनर्जी हमारी, उससे ज्यादा एनर्जी हमारी कम हो जाती है। तो यानी हमारे पास हमारा सिस्टम क्या होता है, लोअर एनर्जी का हो जाता है। और वो सिस्टम जो है वो लोअर एनर्जी का सिस्टम हमेशा कैसा है, स्टेबल होता है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, क्योंकि इसमें क्या हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे देखिए पेयर्ड हैं, ये तो पेयर्ड है और यहाँ पे तो लोन पेयर आ रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, आपका स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। मैंने आपको बताया था ना, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कैसा कहलाएगा, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। या इसका दूसरा नाम अपन ने क्या कह दिया, लो स्पिन, क्योंकि इनकी स्पिन कैसी है, लो है। ठीक है, और इसमें क्या है, अंदर वाला 3D कक्षक काम में आ रहा है, 4D कक्षक काम में नहीं आ रहा है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जनरली कैसे होते हैं,
कोवेलेंट इन कैरेक्टर होते हैं या कोवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस। हर साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग नाम दिए थे, तो चाहे आप स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलो या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलो या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलो, ये बात एक ही है। ठीक है बच्चों, तो ये तो अभी मैंने आपको बताया कि अपन मैग्नेटिक मूवमेंट से इनकी ज्योमेट्री या ज्योमेट्री और मैग्नेटिक मूवमेंट से अपन कैसे निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट से अपन कैसे बता सकते हैं कि इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये स्पिन पेयर्ड होंगे या स्पिन फ्री होंगे, ये अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसके और एग्जांपल लेंगे जिसमें कि एक ही एटम कभी तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बना रहा है और कभी स्पिन फ्री बना रहा है। यहां मैंने आपको बताया इनर ऑर्बिटल। अब कल अपन लेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर पे लेंगे इसके आउटर स्फीयर या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या आयनिक कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो कैसे बनते हैं। टिल देन गुड बाय।